हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कंड स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए फिजिक्स क्लास 11th का बहुत शानदार चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, और अब हम आ गए हैं उसके एक तरफा टॉपिक विच इज बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो होल्ड करता है वो होल्ड करता है बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, आना ही आना है, छपा हुआ सवाल होता है। तो चलिए एक काम करें, बिना समय लगाए जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं और आपको लेकर के आते हैं इसके पहली वाली स्लाइड के ऊपर। ठीक है, अब पहली वाली स्लाइड पे आने से पहले कुछ चीजें होती हैं जिसे कहा जाता है प्री रिक्विजिट, पहले उनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक पे आना बहुत शानदार आसान रहेगा। ठीक है, तो चलिए पहले अपन आ जाते हैं बेटा। अगर आप लोगों ने रिवाइज करा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं करा है तो मैं आपको बता दूं कि लिक्विड के पास जो एनर्जी होती है ना, बेसिकली वो होगी तीन तरह की। ठीक है, एक होती है बेटा प्रेशर एनर्जी। अब एक काम करो, फुर्ती में तुरंत से पहले जल्दी 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 यहाँ पे प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा वो कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख दीजिए कि सर जी आपने क्लास स्टार्ट करते ही हमारी तरफ एक सवाल फेंका और वो ये सवाल था, हैशटैग टाइम स्टैम्प और उसके बाद आंसर। चलो कर दिया वाला काम, अब आ जाओ वीडियो को वापस से प्ले करो। तो मैं इसका सबका आंसर बताने वाला हूं। प्रेशर एनर्जी तो हो गया, पोटेंशियल एनर्जी आई नो दैट यू नो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप सब लोग को पता होगा, mgh। और उसके बाद होता है काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद क्या होता है बेटा, उसके बाद होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो फंडा भी क्या हो चुका है, एक हो गया प्रेशर एनर्जी, फिर हो गया पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा बेटा काइनेटिक एनर्जी। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब जरा गौर करें, प्रेशर एनर्जी, ठीक है, प्रेशर एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पैक्स, P इंटू ए इंटू एक्स। ठीक है, जहां पे P इज द प्रेशर इटसेल्फ, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन। ठीक है, जिस पिस्टन के सहारे से आपने लिक्विड को अंदर की तरफ धकेला था, आपको अगर याद आ रहा होगा तो बहुत जबरदस्त, अगर नहीं याद आ रहा है तो आप ऑब्वियसली एक लेक्चर पहले का देख सकते हैं, एनर्जी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ना हिंट दे देता हूं कि एग्जैक्टली हम लोगों ने कैसे इसमें प्रोसीडिंग्स की थी। देख लीजिए, एक कंटेनर है अपने पास, ये था अपने पास पूरा बकायदा कंटेनर, और उसके बाद ऐसे अपन ने यहां से निकाल लिया पाइप। चलो बेटा, अब यहां पे क्या है भाई साहब, यहां पे अंदर भरा हुआ है एक लिक्विड, यहां पे अंदर की तरफ भरा हुआ है एक लिक्विड। ठीक है, ये लिक्विड कंटेनिंग कंटेनर है, ये लिक्विड कंटेनिंग कंटेनर है। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया, जरा गौर फरमाते हुए चलना। ठीक है, अब हुआ क्या है ना कि लिक्विड पूरा यहां तक भरा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का श्योर हो। अब जरा गौर करो, अगर मैं पिस्टन को धक्का देता हूं, ठीक है, अगर मैं पिस्टन को यहां पर धक्का देता हूं तो इट इज लाइक कि मैं कुछ लिक्विड को ना अंदर पुश कर रहा हूं टैंक करके। ठीक है, ऑब्वियसली। अच्छा, मुझे इस लिक्विड, इस पिस्टन को आगे धक्का देने के लिए मुझे ऑब्वियसली यहां पे कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, मुझे ऑब्वियसली यहां पे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो मैंने वर्क करा है ना ऑन द लिक्विड, ये मुझे क्यों करना पड़ा, बिकॉज बेटा जब आप इस लिक्विड के बारे में सोचोगे ना तो लिक्विड बहुत ही शानदार अमाउंट ऑफ प्रेशर लगा रहा है इस पिस्टन के ऊपर। सोच के देखो, हाँ या ना भाई, ये जो लिक्विड है यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, पिस्टन है नीचे की तरफ, तो ऑब्वियसली जितना जितना आप नीचे की तरफ जाओगे, जितना आप डेप्थ में आओगे, उतना ज्यादा प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। तो लिक्विड का जो प्रेशर है पिस्टन के ऊपर वो बहुत ही शानदार अमाउंट से बढ़ जाएगा। अब इतना प्रेशर झेलते हुए इस पिस्टन को आगे धक्काना, ठीक है, इतना प्रेशर झेलते हुए इस पिस्टन को आगे की तरफ धक्का देना, तो इसमें भाई साहब मेहनत तो लगती है कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये जो आप वर्क कर रहे हो ना, यू आर डूइंग दिस वर्क अगेंस्ट द लिक्विड प्रेशर। आप जो ये वर्क कर रहे हो ये किसके अगेंस्ट कर रहे हो भाई साहब, जो इतना ज्यादा हैवी लिक्विड प्रेशर लग रहा है इस पिस्टन के ऊपर, इस पिस्टन के ऊपर लगने वाले इतने सारे प्रेशर को झेलते हुए आप इस पिस्टन को मूव करवा रहे हो, तो वर्क इज ऑब्वियसली डन। ठीक है, चलो, जब आप इसको ऐसे आगे धक्का दोगे तो अब ये यहां पर तो मौजूद नहीं है, मतलब अब ये यहां पर तो मौजूद नहीं है, पिस्टन, पिस्टन आ गया है आगे। ठीक है, पिस्टन आ गया है बेटा आगे।
अब जरा गौर फरमाइएगा, ये जब पिस्टन आगे की तरफ आ गया है तो ऑब्वियसली यहां पर ना एक बहुत ही जबरदस्त अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, यहां पर एक बहुत ही जबरदस्त अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेट दैट डिस्प्लेसमेंट बी एक्स। और दूसरी बात क्या है, ये जिस पिस्टन की आप बात कर रहे हो उसका एरिया क्या हो जाएगा, जिस पिस्टन की आप बात करें उसका एरिया क्या हो जाएगा, उसका एरिया ए के बराबर हो जाएगा। तो भैया आपने इस लिक्विड के ऊपर ना कुछ वर्क करा है और वही वर्क इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब वो वर्क जो स्टोर होगा वो होगा बेटा एनर्जी के फॉर्म में स्टोर, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक पॉइंट में पिच करना चाहता हूँ, जो कि मैंने पहले पिच भी कर दिया था, कि यहाँ पे जो आप वर्क कर रहे हैं बेटा, वो आप वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट द प्रेशर, अगेंस्ट द लिक्विड प्रेशर आप ये वर्क कर रहे हैं। तो ये जो वर्क इसके अंदर स्टोर होगा ना, उस एनर्जी को हम कहेंगे प्रेशर एनर्जी। ये जो वर्क इसके अंदर स्टोर होगा, इस एनर्जी को आप कहेंगे बेटा प्रेशर एनर्जी, ठीक है। अब प्रेशर एनर्जी अगर आपको निकालना है तो आप सब लोग जानते हैं एनर्जी का मतलब क्या होता है, वर्क होता है। एनर्जी का मतलब क्या होता है, वर्क होता है। और वर्क का मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप जरा देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितने अमाउंट का है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एक्स के अमाउंट का है। अब जरा गौर करना, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ से, प्रेशर इनटू एरिया। तो फोर्स यहाँ से हो जाएगा बेटा प्रेशर इनटू एरिया, और बगल में एक्स तो आ ही रहा है। तो इसलिए मैंने कहा था कि प्रेशर एनर्जी जो होता है ना बेटा, वो होता है पैक्स, पी इंटू ए इंटू एक्स। पी इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ए क्या हो जाएगा अपने पास, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन इटसेल्फ, और एक्स क्या हो जाएगा, क्या डिस्प्लेसमेंट आपने प्रोड्यूस करवाया पिस्टन के अंदर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो ओके, बहुत बढ़िया। प्रेशर एनर्जी की यूनिट क्या होगी, बिल्कुल 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 जूल्स होगी। अगर आप लोगों को उसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप बाकायदा पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। जल्दी करें बेटा 3 2 1 रेडी गो एंड डन। बहुत ही ज्यादा शानदार बात, ठीक है। ये अपने पास हो गया है प्रेशर एनर्जी। इसलिए मैंने कहा था कि पैक्स होता है प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली आप सब लोग जानते हैं यहाँ पे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh। अगर मैं लिक्विड के रिस्पेक्ट में बात करूं तो m इज द मास ऑफ द लिक्विड, g का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वैल्यू क्या होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद h क्या हो जाएगा, h इज द हाइट ऑफ द लिक्विड, कितने हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, तो h इज द हाइट ऑफ द लिक्विड। और तीसरा होता है काइनेटिक एनर्जी, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये बन जाएगा अपने पास काइनेटिक एनर्जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो जल्दी इन तीन तरह की एनर्जी का जो फॉर्मूला आया था जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। 3 2 1 रेडी गो डन, हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा शानदार, ठीक है। अब जरा गौर करें, अब क्या बताना चाहते हैं आपको बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। देखिए, बर्नौलीज थ्योरम इज एन आउटकम ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। मतलब बर्नौली थ्योरम जो है ना, दिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अच्छा, यहीं से एक बात मेरे को याद आ रही है कि अपन ने इससे पहले पढ़ के रखा है एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी करके चीज, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में आप ऐसा कहते हैं कि जितना मास एंटर कर रहा है पर सेकेंड इन द पाइप, उतना ही मास लीव कर रहा है पर सेकेंड फ्रॉम द पाइप, ठीक है। तो वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड था, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होने वाला है कौन, बर्नौलीज थ्योरम। अप्लाइड टू अ लिक्विड इन मोशन, ठीक है, जिसको मैंने अंडरलाइन करा है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो बर्नौली थ्योरम जो है ना, वो दरअसल बेसिकली किस पर बेस्ड है, ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। वो भी ऐसे लिक्विड पर अप्लाई होगा जो लिक्विड मूव कर रहा होगा, जो लिक्विड मोशन में होगा। हाइड्रोस्टैटिक्स वाला खेल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोडायनेमिक्स का खेल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट, अब जरा गौर करो, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट this theorem states that for the streamline flow of an ideal liquid, for the streamline flow of an ideal liquid, किसी भी ideal liquid के streamline flow पर होता क्या है, the total energy, total energy का मतलब क्या हो जाएगा, pressure energy प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तब जाके वो बनता है टोटल एनर्जी। तो बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से कोई भी आइडियल लिक्विड अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो में होता है, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी आइडियल लिक्विड अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो में होता है तो जो उसकी टोटल एनर्जी होगी, तो जो उसकी टोटल एनर्जी होगी। अब सर टोटल एनर्जी क्या होती है, तो टोटल एनर्जी होती है द समेशन ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी।
प्रेशर एनर्जी के बाद कॉमा, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, वो भी आप कैसे निकालेंगे, पर यूनिट मास, वो भी आप कैसे निकालेंगे बेटा, पर यूनिट मास, ठीक है। मतलब आप सिर्फ एनर्जी से कंसर्न नहीं है, आप एनर्जी निकालते हैं पर यूनिट मास। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, अगर आप लोगों ने एनर्जी ऑफ द फ्लूइड का लेक्चर मिस किया होगा तो देखिए। आप सब लोग जानते हैं कि प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, निकाल के बताया था अभी। तो प्रेशर एनर्जी का जो फॉर्मूला आया था वो आया था पैक्स, मतलब प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू एक्स का मतलब क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब दूसरा फंडा यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ यहीं पे नहीं छोड़ा था हमने उसके बाद प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास भी निकाला। हमने उसके बाद क्या करा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास भी निकाल दिया। हमने उसके बाद प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास भी निकाल दिया। तो प्रेशर इंटू एरिया इंटू एक्स, अब नीचे क्या आ जाएगा, मास। नीचे क्या आ जाएगा बेटा, मास आ जाएगा नीचे। अब जरा गौर करिएगा, ये जो एरिया इंटू एक्स है, दिस इज बेसिकली वॉल्यूम। याद करो याद करो याद करो, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट का अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला चेक करेंगे तो एल स्क्वायर इंटू एल, एल क्यूब बन गया, ठीक है। वॉल्यूम के लिए भी क्या होता है, एल क्यूब होता है। इसका मतलब ये कि ए इंटू एक्स क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम के बराबर। अब जरा गौर करना, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम क्या बोला मैंने, डेंसिटी क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मतलब यहाँ पे आप प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास को पी अपॉन डेंसिटी बोल सकते हैं। क्या बोल देंगे बेटा, P अपॉन डेंसिटी, बिकॉज नीचे क्या आ गया, डेंसिटी, और डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। बाकायदा सही से वो बैठ जाएगा, ठीक है, अपने आप ही, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और आप सिर्फ पर यूनिट मास नहीं निकालते, एक और आप करते हैं बेटा काम, जिसमें आप निकालते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसमें आप निकालते हैं बेटा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब जरा गौर फरमाइएगा, प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, P इंटू ए इंटू एक्स, पैक्स, ठीक है। अब उसको डिवाइड किससे करना है, वॉल्यूम से। अगर मैं आप लोग को याद दिलाऊं ना, तो देखो भैया, वॉल्यूम स्वयं ए इंटू एक्स है, पैक्स को बिल्कुल मत छेड़ो। नीचे जरा गौर करना, वॉल्यूम जो होता है ना वो खुद एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब ए इंटू एक्स हो जाएगा। तो जैसे आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो क्या बचेगा, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। आया पूरा फंडा, क्लियर हुआ पूरा फंडा। तो आप प्रेशर एनर्जी, कोई सी भी एनर्जी आप अकेले नहीं निकालते हो लिक्विड में, पहले आपने उसको अकेला निकाला, उसके बाद फिर आप निकालेंगे उसी को पर यूनिट मास, उसके बाद फिर आप निकालते हैं उसी को पर यूनिट वॉल्यूम। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पूरी कहानी आपको सुपर क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अब जरा देखें, तो पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, बट टोटल एनर्जी भी कैसे निकल रही है, टोटल एनर्जी पर यूनिट मास निकल रही है। तो इट रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन, इट रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लिक्विड, इट रिमेन्स कांस्टेंट at every cross section throughout the liquid. It's as simple as that. कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। चलो ठीक है, एक काम करो बेटा, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर अपन कहानी को यहीं से आगे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। जल्दी करेगा प्लीज। 3, 2, 1, रेडी, गो एंड डन। हो गया, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जरा गौर फरमाए, इसमें आगे तो होगा इसका डेरिवेशन, प्रूफ ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। तो बर्नौलीज थ्योरम को हम कैसे प्रूफ करेंगे, हम इस बात को कैसे प्रूफ करेंगे कि समेशन ऑफ प्रेशर एनर्जी, कि समेशन ऑफ प्रेशर एनर्जी, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, कि समेशन ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट, पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट। अब हम इस बात को कैसे प्रूव करेंगे कि समेशन ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास ऑल रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो उसके लिए हमको ये वाला सेटअप चाहिए जो यहाँ पे बना के रखा हुआ है, ठीक है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब इसको पढ़ाने से पहले एक बार जरा मुझे बता दीजिए कि व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। जरा मुझे बता दो बेटा कि व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। जल्दी जाओ कमेंट सेक्शन में आंसर करके आ जाओ, ठीक है। गए कमेंट सेक्शन में, टाइम स्टैम्प मार्क कर दिया। चलो अब जरा मुझे बता दो कि क्या था प्रेशर एनर्जी, बता दिया कमेंट सेक्शन में। चलो अब आ जाओ वापस। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सर ये बताती है कि एरिया इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है,
एरिया इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो होता है कांस्टेंट। अब ये मुझे बहुत शानदार तरह से काम आने वाला है बर्नौलीज थ्योरम को प्रूव करने के दौरान भी, ठीक है, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। तो एरिया इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है दिस इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। अब जरा गौर करें, ए इंटू वी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। अगर ऐसी बात है तो एरिया और वेलोसिटी इट बिकम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एरिया और वेलोसिटी दिस बिकम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर एरिया छोटा होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, अगर एरिया बड़ा होगा तो वेलोसिटी जो है वो घट जाएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। बताइए कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पक्का श्योर है आप? ठीक है, तो क्या बोला मैंने, एरिया बढ़ेगा वेलोसिटी घटेगी, एरिया कम हो जाएगा तो वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, जब पाइप में से निकलता है पानी, आप कर रहे हो गार्डनिंग मान लो, ठीक है, और जब पाइप में से निकलता है पानी, वहीं पे पाइप का जो नोजल होगा ना वहां पे ऐसे उंगली डाल देना हल्की सी, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा, पानी बहुत तेज निकलेगा स्पीड में, ठीक है, एरिया कम स्पीड ज्यादा वेलोसिटी ज्यादा। ये होता है अपने पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, अब इसका जो रिप्रेजेंटेटिव फिगर था उसी से मिलता जुलता अपना बर्नौलीज के लिए भी बनेगा। ठीक है, तो जरा एक बार इसका देख ले, एक पाइप यहाँ पे, एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे लिया था और छोटा सा क्रॉस सेक्शन यहाँ पे लिया है। ठीक है, क्लियरली विजिबल है, ये बड़ा क्रॉस सेक्शन है, वो छोटा क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एरिया ले लेते हैं A1, यहाँ पे एरिया ले लेते हैं A2। उसके बाद जब लिक्विड यहाँ से एंटर कर रहा था तो लिक्विड की एंटर होने की जो वेलोसिटी है, लिक्विड के एंटर होने की जो वेलोसिटी है वो v1 है, और लिक्विड के यहां से एग्जिट होने की जो वेलोसिटी है, लिक्विड के यहां से एग्जिट होने की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है बेटा v2। लिक्विड के एग्जिट होने की वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, v2। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब एक सिंपल सी बात है कि अगर यहां एग्जिट वाले क्रॉस सेक्शन का एरिया छोटा है, एंट्री वाले का क्रॉस सेक्शन का एरिया बड़ा है, ठीक है, मतलब यहां पे A2 की वैल्यू छोटी है, अगर A2 की वैल्यू छोटी है तो वहां पे जो वेलोसिटी होगा ना वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा होगा। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं बर्नौलीज थ्योरम के लिए। चलिए ठीक है, फिर बहुत शानदार। तो इस चीज को आप लोगों ने बेहतरीन तरह से नोट तो कर ही लिया होगा। ठीक है, चलो अब जरा कहानी को आगे बढ़ाते हैं बेटा। तो यहाँ पे कैसे अपन प्रूव करने वाले हैं पूरे बर्नौलीज थ्योरम को, उसको जरा अपन को देखते हुए चलना है। उसके लिए कुछ चीजों के बारे में आपको जानकारी जो है ना वो पहले से होनी चाहिए। बेसिक तरह के डिनोशंस होते हैं, जैसे P1 का मतलब क्या होगा, प्रेशर एट द एंट्री सेक्शन। उसके बाद A1 का मतलब क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द एंट्री सेक्शन। V1 का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एट द एंट्री सेक्शन। सिमिलरली P2 का मतलब क्या होगा, प्रेशर एट द एग्जिट सेक्शन। उसके बाद A2 का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द एग्जिट सेक्शन। और उसके बाद V2 का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एट द एग्जिट सेक्शन। ठीक है, उसके बाद H1 यहाँ पे क्या होगा, हाइट एंट्री वाले का, और H2 यहाँ पे क्या होगा, हाइट एग्जिट वाले का। ठीक है, इतना पूरा फंडा क्लियर हो गया। चलो अब एक काम करो, आ जाओ उसके प्रॉपर डेरिवेशन पे। मान लीजिए यहां पे हमारे पास एंट्री वाला सेक्शन है, और ये हमारे पास है इसका एग्जिट वाला सेक्शन। ठीक है, चलो अब ये सारी चीजें जो है ना वो चल रही हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऑब्वियसली ये सब चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऑब्वियसली ग्राउंड लेवल। ठीक है बेटा, ये रहा अपने पास ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल, ये रहा हमारे पास ग्राउंड लेवल। अब जरा गौर फरमाइएगा, जब यहां से लिक्विड एंटर करेगा और लिक्विड ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये लिक्विड को जरा बना दें अपन एक बार। ये लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है आगे की तरफ। स्ट्रीम लाइंस की क्राउडिंग अगर ज्यादा हो जाती है ना, मतलब वहां पर वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब बर्नौलीज प्रिंसिपल में एक पॉइंट का जिक्र किया हुआ है कि आइडियल लिक्विड होता है। कहाँ पे लिखा हुआ था, इसके ये लिखा है आइडियल लिक्विड। ठीक है, तो आइडियल लिक्विड होगा। अब इस आइडियल लिक्विड का मतलब क्या होता है, आइडियल लिक्विड एक ऐसा लिक्विड होता है जो कि पहली बात तो इनकम्प्रेसिबल होगा। अब इस इनकम्प्रेसिबल शब्द का यूज ना मैंने इससे पहले किया हुआ था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाले लेक्चर के अंदर। ठीक है, मैंने वहां भी कहा था कि जो लिक्विड है दैट इज बेसिकली इनकम्प्रेसिबल। इसका मतलब लिक्विड की जो डेंसिटी एंट्री वाले सेक्शन पर होगी एग्जैक्टली उतनी ही डेंसिटी लिक्विड की एग्जिट वाले सेक्शन पर भी आपको दिखेगी। ठीक है, तभी आप कहते हैं कि लिक्विड जो है वो इनकम्प्रेसिबल
इनकम्प्रेसिबल है ना। अब आइडियल लिक्विड की खास बात क्या होती है कि आइडियल लिक्विड जो होता है ना, इसको भी लिख लेना बेटा कहीं पे अच्छे से, आइडियल लिक्विड जो होता है ना वो इनकम्प्रेसिबल होता है। आइडियल लिक्विड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, कंप्रेस नहीं होता, इनकम्प्रेसिबल होता है एंड नॉन विस्कस। अब जैसे नॉन विस्कस लिख दिया तो आप खुद समझ जाओगे कि अरे हाँ हाँ ठीक है ठीक है, नॉन विस्कस है, इसका मतलब क्या, ये प्रैक्टिकल केस तो नहीं है, ये आइडियल केस ही है, ठीक है। सो आइडियल लिक्विड जो होता है इनकम्प्रेसिबल होता है, नॉन विस्कस होता है। आया समझ में पूरा? चलो ठीक है, बहुत बेहतरीन। तो ये कहानी होती है फॉर आइडियल लिक्विड, है ना। अब जरा गौर करें यहाँ पे, तो अब अपने पास ये वाला पूरा का पूरा पाइप बन चुका है यहाँ पे। अब इसकी जो हाइट होगी ना एंट्री वाले की, उसको अपन H1 ले लेते हैं। एंट्री वाले सेक्शन की जो हाइट होगी इसको अपन H1 ले लेते हैं बेटा, और एग्जिट वाले सेक्शन की जो हाइट होगी इसको H2 मानना होगा। एग्जिट वाले सेक्शन की जो हाइट होगी इसको अपने को H2 मानना होगा। इसको हम मान लेते हैं बेटा H2 के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहां तक, है ना। अब देखो, एंट्री मतलब H1, ठीक है, H1 की हाइट से, और एग्जिट मतलब H2 की हाइट से। ठीक है, H1 हो गया, H2 हो गया। अब जरा गौर फरमाते हुए चलना अच्छे से, H1 और ये आ जाएगा H2। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी, है ना। अब जब लिक्विड यहाँ से एंटर कर रहा होगा तो कुछ तो वेलोसिटी होगी लिक्विड की, तो लेट अस कॉल दैट वेलोसिटी एज v1। जब लिक्विड यहाँ से एंटर करा तो लिक्विड की जो वेलोसिटी उसको v1 बोलेंगे, और जब लिक्विड यहाँ से एग्जिट लेगा, और जब लिक्विड यहाँ से एग्जिट लेगा तब जो उसकी वेलोसिटी होगी वी विल कॉल इट एज v2। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। चलो, तो इसको एक काम कर रहा हूँ मैं, ज़रा इसको छोटा सा बना रहा हूँ, बिकॉज होता क्या ना, आप याद रखना कि एंटर करने पे क्या होने वाला है बेटा। देखो, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से अगर यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है तो यहाँ पर लिक्विड की वेलोसिटी कम होगी, और वहाँ पे लिक्विड की वेलोसिटी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है। ठीक है, चलो, यहाँ पर वेलोसिटी कम होगी ना, है ना, छोटा और वो वाला बड़ा। चलो, v1 इज द वेलोसिटी, छोटा वाला v लिखा है मैंने, और v2 इज द वेलोसिटी एट द एग्जिट क्रॉस सेक्शन। मेरे ख्याल से यहां तक कोई तकलीफ तो आप लोग को नहीं हो रही होगी। और ये है अपने पास डायरेक्शन, ये है अपने पास डायरेक्शन, लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है। चलो, जाने दो जाने दो जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जरा गौर करना, होता क्या है बेटा, यहाँ पे ना A से B तक लिक्विड जा रहा है। लेट मी कॉल दिस सेक्शन एज A, लेट मी कॉल दिस सेक्शन एज B। तो ये A से लेकर के B तक लिक्विड जा रहा है। तो अगर लिक्विड A से B जा रहा है मतलब ऑब्वियसली प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होगा, प्रेशर एनर्जी वहाँ पे कम होगी। आया समझ के नहीं आया? लिक्विड A से B फ्लो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर एनर्जी ज़्यादा है और वहाँ पे प्रेशर एनर्जी जो है वो कम होने वाली है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब ज़रा गौर करो, इस लिक्विड को A से B तक मूव करवाने में कितना वर्क डन लगेगा पर सेकेंड, इस पर ज़रा आपको फोकस करना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ वर्क डन पर सेकेंड की ज़रा बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, amount of work done per second on the liquid, amount of work done per second on the liquid, amount of work done per second on the liquid। ठीक है, अब ये सब वर्क डन किसके बराबर होता है? तो वर्क का बेसिक फॉर्मूला जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर फोर्स को हमने खोल दिया। अब जरा देखें देखें देखें, वर्क का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो तो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब अगर मैंने फोर्स को खोल दिया यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मान ले x के बराबर होगा फॉर इंस्टेंस। ठीक है, अगर मैंने फोर्स को यहाँ पे खोल दिया तो प्रेशर इनटू एरिया में खुल गया, और बगल में क्या आ चुका है, बगल में आ चुका है डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास जो है, ये अभी जो अब हमारे पास आया था वो आ गया है वर्क प्रेशर इनटू वॉल्यूम के बराबर। किसके बराबर आ गया बेटा? प्रेशर इनटू वॉल्यूम के बराबर बेसिकली, है ना। अब जरा गौर करना, अगर मैं यहां पे वर्क को सीधे लिख दूं कि P इंटू ए इंटू वी क्या होता है बेटा? ये तो होता है वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या होता है बेटा? वॉल्यूम होता है। तो अब मुझे अगर यहाँ पे निकालना है वर्क, ठीक है, पर सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेशर इंटू वॉल्यूम पर सेकेंड, प्रेशर इंटू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम पर सेकेंड। ठीक है, तो नाउ इफ वी नीड टू इवेलुएट, नाउ इफ वी नीड टू इवेलुएट, नाउ इफ वी नीड टू इवेलुएट वर्क पर सेकेंड, जरा गौर करते हुए चलना अच्छे से। नाउ इफ वी नीड टू इवेलुएट वर्क पर सेकेंड,
तो बेटा ध्यान देते हुए चलो, अगर आप वर्क पर सेकंड की बात करोगे तो वर्क पर सेकंड क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम पर सेकंड। और हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर एक बात को भली भांति समझ चुके थे कि वॉल्यूम पर सेकंड खुद क्या होता है, वॉल्यूम पर सेकंड को एरिया इनटू वेलोसिटी कहा जा सकता है। बेटा क्या बोला मैंने, वॉल्यूम पर सेकंड को आप बकायदा से एरिया इनटू वेलोसिटी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, जरा गौर करिए। वॉल्यूम पर सेकंड, वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाएगा एल क्यूब, और पर सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा t-1। अब जरा यहां पे देख लेना क्या होता है, तो यहां पे एरिया का मतलब क्या होता है एल स्क्वायर, और वेलोसिटी क्या होता है LT-1। तो ऑब्वियसली यहां पर भी क्या आ गया एल क्यूब t-1, और यहां पर भी क्या आ गया एल क्यूब t-1। मतलब जहां तुम्हें दिखाई दे वॉल्यूम पर सेकंड, उसको तुम बकायदा एरिया इनटू वेलोसिटी तो बोल ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। पक्का, क्लियर क्लियर क्लियर। चलो तो अब यहां पे क्या हो रहा है, अगर इफ वी नीड टू इवैल्यूएट वर्क पर सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा पता है, ये हो जाएगा प्रेशर इनटू वॉल्यूम पर सेकंड। ये क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम पर सेकंड। ठीक है, देयरफॉर वर्क पर सेकंड, वर्क पर सेकंड इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा प्रेशर, वर्क पर सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रेशर इनटू, अब अकेला वॉल्यूम नहीं रहने वाला है, ये रहने वाला है वॉल्यूम पर सेकेंड। अकेला वॉल्यूम नहीं रहने वाला है, ये रहने वाला है वॉल्यूम पर सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट। और वॉल्यूम पर सेकेंड क्या होता है, वो होता है एरिया इनटू वेलोसिटी। वॉल्यूम पर सेकेंड क्या होता है बेटा, एरिया इनटू वेलोसिटी। अब एक छोटी सी बात पे गौर करना, देखो प्रेशर एंट्री पे कुछ और है P1 मान लो, प्रेशर एग्जिट पे कुछ और है P2 मान लो। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा बेटा, बिकॉज लिक्विड A से B तक जा रहा है ना, मतलब A से शुरुआत हो रही है और B पे लिक्विड जा रहा है। ठीक है, इनिशियल A पर है, फाइनल B पर है, हालांकि उसके बाद भी निकल रहा है, लेकिन अगर मैं ट्यूब के अंदर अंदर गौर करूं तो इनिशियल A पर है और फाइनल B पर है। अब जरा गौर करना, अच्छे से गलती मत करना। A से B अगर लिक्विड जा रहा है मतलब प्रेशर A पर ज्यादा है और प्रेशर B पर कम है, तो मैं इसके प्रेशर को P1 बोल देता हूं। यहां पर जो प्रेशर है इसको मैं P1 बोल देता हूं, P1 इज द प्रेशर। और यहां पर जो प्रेशर है इसको मैं P2 बोल देता हूं, हियर P2 इज द प्रेशर, हियर P2 इज द प्रेशर। और यहां पे क्लियरली समझ में आएगा आपको कि लिक्विड फ्लोज फ्रॉम A टू B। मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, सिंस लिक्विड फ्लोज फ्रॉम A टू B, लिक्विड फ्लो कर रहा है फ्रॉम A टू B, देयरफॉर प्रेशर एंट्री वाले पे ज्यादा है, मतलब P1 वाला प्रेशर जो है वो ज्यादा है, और प्रेशर एग्जिट वाले पे कम है, मतलब P2 वाला जो प्रेशर है वो कम है। इट्स एज सिंपल एज दैट। यहां तो कोई परेशानी तो नहीं हो रही आप लोग को, ठीक है। तो लिक्विड फ्लोज फ्रॉम A टू B, इसका मतलब प्रेशर P1 एंट्री पे ज्यादा है और P2 पे जो है प्रेशर कम हो जाएगा। तो प्रेशर को तो मैं चेंज कर दूंगा, लेकिन V जो है ना, इस V को चेंज मत करना। क्यों पता है, बिकॉज आप सिर्फ वर्क की बात नहीं कर रहे हो, आप बात कर रहे हो वर्क डन पर सेकंड की। किसकी बात कर रहे हो, वर्क डन पर सेकंड की। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू फिर वॉल्यूम पर सेकंड हो जाएगा। और वॉल्यूम पर सेकंड को लेकर के एक बहुत प्यारी बात होती है कि वॉल्यूम पर सेकंड जो होता है ना बेटा, वो स्वयं क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। वॉल्यूम पर सेकंड क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। अब आप लोग जानते हैं फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अब आप लोग जानते हैं यहां पे कि फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कहानी है बेटा, साथ साथ चलते रहो, पूरा खत्म हो जाएगा। कहानी की तरह समझो उसको बस, ठीक है। बहुत बारीकियां यहाँ पे है ना। तो जब आप वॉल्यूम पर सेकंड की बात करोगे ना, तो वो एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ, इससे पहले जरा देख लो, फ्रॉम वॉल्यूम पर सेकंड क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। अब जरा गौर करो, जहां पे आपको नजर आता है वॉल्यूम पर सेकंड, उसको आप क्या भर दीजिएगा, उसको आप भर दीजिएगा एरिया इंटू वेलोसिटी। प्रेशर तो भैया चेंज होगा, एंट्री पे कुछ और प्रेशर है और एग्जिट पे कुछ और प्रेशर है, लेकिन वॉल्यूम पर सेकंड के बारे में जरा गौर करना। वॉल्यूम पर सेकंड रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों, बिकॉज वॉल्यूम पर सेकंड जो होता है वो तो होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, और एरिया इंटू वेलोसिटी के बारे में खास बात यही तो है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताता है कि एरिया इंटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये एंट्री का एरिया, एंट्री पे लिक्विड की वेलोसिटी इज इक्वल टू एग्जिट का एरिया, और एग्जिट पे लिक्विड की वेलोसिटी, इट इज ऑल गोइंग टू बी वन एंड द सेम। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इसका मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी जो है ना, वो होने वाला है कांस्टेंट। एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होने वाला है बेटा, ये होने वाला है कांस्टेंट। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, पक्का शॉर्ट हो, ठीक है। इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा।
अब मैं इसी के दम पे यहां तक की बात समझ में आ गई है कि वर्क क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम पर सेकेंड। अब इसी के दम पे जब हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि वर्क डन ऑन द लिक्विड पर सेकेंड, यहां पे हमें समझ में आएगा कि वर्क डन ऑन द लिक्विड पर सेकेंड इज इक्वल्स टू, बेटा एंट्री पे जो देखो वर्क डन पर सेकेंड क्या होगा बेटा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम पर सेकेंड। ठीक है, अब जरा गौर करें एंट्री पे प्रेशर कितना है, P1 के बराबर है। ठीक है, और वॉल्यूम पर सेकेंड तो भैया एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। इसी बात को मैंने बेहतरीन तरह से यहाँ पे कंफर्म भी कर दिया था कि एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होता है, वो तो वॉल्यूम पर सेकेंड होता है। तो जब मैं यहाँ पे वर्क डन ऑन द लिक्विड निकालूंगा पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा प्रेशर इंटू वॉल्यूम पर सेकेंड। ठीक है, तो भैया प्रेशर P1 इंटू वॉल्यूम पर सेकेंड V, और मैंने वही कहा है आप लोगों से कि वॉल्यूम पर सेकेंड जो है वो चेंज नहीं हो रहा, जितना वॉल्यूम एंटर हो रहा है एट पर सेकेंड उतना ही वॉल्यूम एग्जिट ले रहा है पर सेकेंड। बिकॉज समझो वॉल्यूम पर सेकेंड बेसिकली किसके बराबर होता है बेटा, वो होता है एरिया इंटू वेलोसिटी के बराबर, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से एरिया इंटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो रहने वाला है कांस्टेंट। तो अगर एरिया इंटू वेलोसिटी रहेगा कांस्टेंट तो वॉल्यूम पर सेकेंड भी रहेगा कांस्टेंट, बिकॉज एक ही बात है वो। ठीक है, तो वॉल्यूम पर सेकेंड V हो गया। उसके बाद भैया आपको नेटवर्क कितना करना पड़ा, तो सुनो जरा, प्रेशर कहां पे था ज्यादा, P1 पे, प्रेशर कहां पे था कम, P2 पे। तो P1 पे जो एंटर हो रहा है लिक्विड दैट इज द वर्क डन ऑन द लिक्विड। ठीक है, और जब P2 से एग्जिट लेगा, जब एग्जिट वाले सेक्शन पे आप बात करोगे तो यहां पे प्रेशर के अगेंस्ट निकल रहा है लिक्विड। आया समझ कि नहीं आया, तो यहां पे कितना होगा, P1V माइनस हो जाएगा P2V, और वैसे भी P2 की वैल्यू छोटी है, कोई दिक्कत तो नहीं। और जितना वॉल्यूम एंटर हुआ पर सेकेंड उतना ही वॉल्यूम लीव भी करेगा पर सेकेंड, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब यहां पे एक छोटा सा लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण सा फंडा मैं आप लोग को बताने वाला हूं। आप लोगों ने सुना होगा वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। किसके बारे में सर, वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। अब उसके अनुसार क्या होता है तो जरा गौर करो, वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार बेटा यहां पे बहुत सारी चीजें ना प्री रिक्विजिट है। वैसे एज इटसेल्फ अगर देखें बर्नौलीज प्रिंसिपल को या बर्नौलीज थ्योरम को, तो कहानी बड़ी सिंपल है कि समेशन ऑफ टोटल एनर्जी पर यूनिट मास दैट इज कांस्टेंट। हमने बोला बहुत बढ़िया बात, तो तुम्हारी सही लग रही है, बट द थिंग इज दिस कि इसी चीज को पकड़ने के लिए ना आपको और भी कुछ चीजें हैं जो कि दिमाग में अच्छे से सेट होनी चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, पक्का श्योर हो। ठीक है, तो पहले जरा एक काम करो बेटा, इसमें आगे बढ़ने से पहले जरा मुझे बता दो कि यार वर्क एनर्जी थ्योरम तुम्हारे हिसाब से क्या होता है। जल्दी जाओ कमेंट सेक्शन के अंदर, वहां पे लिख कर क्या हो कि सर ये होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, टाइम स्टैम्प के साथ कि सर इस टाइम पे आपने पूछा। उसके बाद फिर इसको मैं वापस से यहाँ पे लेकर के आता हूँ कैसे इंप्लीमेंट करूंगा वर्क एनर्जी थ्योरम को। ठीक है, जल्दी बताओ। चलिए ठीक है, फिर बहुत शानदार। तो आप लोगों ने लिख दिया होगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, अब जरा देखें बेटा क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। किसी भी सिस्टम पे अगर मैंने कुछ वर्क करा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, किसी भी सिस्टम पे अगर मैंने कुछ वर्क करा है तो उतने ही अमाउंट से सिस्टम की एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज एग्जैक्टली इक्वल टू द इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इज एग्जैक्टली इक्वल टू इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम पे आप जो वर्क करोगे ना दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इट्स एज सिंपल एज दैट। एक और चीज होती है अगर आप वर्क डन ऑन द सिस्टम करते हो पर सेकेंड तो ये हो जाएगा इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम पर सेकेंड के बराबर। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए दोनों तरफ पर सेकेंड आपको लगाना लाजमी है। ठीक है, चलो ओके, ये वाला फंडा होता है फॉर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या वर्क एनर्जी थ्योरम। अब जरा गौर करें, वर्क डन ऑन द लिक्विड पर सेकेंड कितना होगा बेटा, P1V माइनस P2V के बराबर। ठीक है, लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब होता है क्या है ना यहाँ पे देखो बेटा, वर्क डन ऑन द सिस्टम आपने जो भी करा ना दैट इज इक्वल टू इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड और इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो चलें जरा इसको अब आगे बढ़ाते हैं। तो नाउ अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, नाउ अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम, नाउ अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या वर्क एनर्जी थ्योरम, नाउ अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम होता क्या है
कि वर्क डन ऑन द लिक्विड इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द लिक्विड पर सेकेंड, वर्क डन ऑन द लिक्विड पर सेकेंड, वर्क डन ऑन द लिक्विड पर सेकेंड इज इक्वल टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। अब सर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, पक्का है क्या? अगर आप लोग के दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि ठीक है सर ये बात तो क्लियर है कि वर्क डन ऑन द लिक्विड पर सेकेंड, तो वो तो P1V माइनस P2V होगा, बिकॉज P1 जो था वो बड़ा था, P2 जो है वो छोटा था, और दूसरा क्या कि वॉल्यूम पर सेकेंड तो बराबर ही होगा ना, एंट्री करवा लो या एग्जिट करवा लो लिक्विड की, वॉल्यूम पर सेकेंड बराबर होगा, बिकॉज वॉल्यूम पर सेकेंड क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है, और एरिया इंटू वेलोसिटी तो बराबर होगा बिकॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, चलो अब उसके बाद क्या होता है, इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड पर सेकेंड। इस पे काफी लोग को संदेह होता है कि सर इंक्रीज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी, इसको आप कैसे बोल सकते हैं? तो जरा गौर करिए बेटा, देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, अब जितना मास एंटर होगा पर सेकंड उतना ही मास लीव करेगा पर सेकंड, दैट्स आल्सो फॉर श्योर फैक्ट। अब देख होता क्या है, यहां से एक बात सुनना, वेलोसिटी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, वेलोसिटी कम काइनेटिक एनर्जी कम, ऑब्वियसली आगे क्रॉस सेक्शन छोटा था तो वहां से वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होगी एज पर आर डायग्राम, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अगर V2 ज्यादा है, पहले V2 कम, पहले V1 कम था, मतलब वेलोसिटी बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है फॉर श्योर। ठीक है, तो देयर इज एन इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। और वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से क्या होता है कि सिस्टम पे किया गया वर्क इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी प्लस इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, जरा गौर फरमाइएगा अच्छे से। तो अगर आपने यहाँ पे इंक्रीज कर लिया है काइनेटिक एनर्जी को तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो इंक्रीज हो रही होगी। अब वो कैसे इंक्रीज हो रही, जरा गौर करना, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। क्या होता है यहाँ पे ना, यहाँ पे हाइट ज्यादा है, H2 ज्यादा है और H1 की वैल्यू कम है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, अगर हाइट ज्यादा है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी, जहां पे हाइट कम है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाएगी, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी of the liquid per second, increase in the potential energy of the liquid per second, increase in the potential energy of the liquid per second, it's as simple as that। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, चलो ठीक है। वर्क डन ऑन द लिक्विड पर सेकेंड किसके बराबर था बेटा, ये था P1V माइनस P2V के बराबर, इज इक्वल टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ेगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी मतलब V2 का स्क्वायर, माइनस हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब V1 का स्क्वायर, चलेगा आप लोग को। उसके बाद क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो mg, उसके बाद H2 माइनस mg इंटू क्या हो जाएगा H1। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत तो आप लोग को नहीं हो रही होगी। ठीक है, अब एक काम करना, 1 वाले टर्म्स एक तरफ को रख लो और 2 वाले टर्म्स एक तरफ को फेंक दो। तो 1 वाले टर्म्स क्या है, P1V, इसको उठा के ले आओ तो हाफ m V1 का स्क्वायर, फिर इसको उठा करके ले आओ mgh1, mgh1 इज इक्वल्स टू, अब एक काम करो 2 वाले टर्म्स को एक तरफ फेंक दो, तो ये P2V प्लस हाफ मास इंटू V2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, mgh2, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, mgh2। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वाला पूरा फंडा क्लियर हो रहा होगा। तो ये बेटा क्या आ गया तुम्हारे पास, ये वर्क डन, ये P1V मतलब एंट्री वाले का वर्क प्लस काइनेटिक एनर्जी एंट्री वाले की, पोटेंशियल एनर्जी एंट्री वाले की, P2V का मतलब क्या होता है, एग्जिट वाले का वर्क प्लस हाफ m V2 का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी एग्जिट वाले की, और पोटेंशियल एनर्जी भी कहाँ की हो जाएगी बेटा, एग्जिट वाले की। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। बट द थिंग इज दिस कि अगर आप बर्नौलीज थ्योरम पे ध्यान दें, ये तो अपन लोग लिख चुके थे, अगर आप बर्नौलीज थ्योरम पे ध्यान दें तो वहां पे ये लिखा हुआ है कि समेशन ऑफ टोटल एनर्जी बट पर यूनिट मास के स्पेशल टर्म में आपसे बात करी गई है। ठीक है, वो क्या बोला गया है कि समेशन ऑफ ऑल द एनर्जी बट पर यूनिट मास, ठीक है, दैट इज व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन,
दैट इज व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन। ठीक है, आया समझ के नहीं आया? थ्रू आउट द लिक्विड फ्लो, थ्रू आउट द लिक्विड फ्लो। तो इसकी यहां पर बातचीत करी गई। तो मुझे एनर्जी तो मिल चुकी है, बट मुझे अब इसको निकालना पड़ेगा पर यूनिट मास। ठीक है, तो अब जरा गौर करें, इसे अपन आगे कैसे बढ़ाएंगे। देखो अभी जो हमारे पास निकल करके आया है वो क्या आया है बेटा? वो आया था अपने पास P1V प्लस हाफ mv1 का स्क्वायर प्लस mgh1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? P2V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P2V प्लस हाफ m v2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? mgh2। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पक्का श्योर हो? चलो ठीक है। अब जरा गौर करना, यहां पे आपको निकालना है पर यूनिट मास। क्या निकालना है आपको? पर यूनिट मास। ठीक है, ये समेशन ऑफ एनर्जी तो मिल ही रही है अपने को, बट पर यूनिट मास। इफ वी इवैल्यूएट ऑल द पैरामीटर्स, if we evaluate all the parameters per unit mass, if we evaluate all the parameters per unit mass, if we evaluate all the parameters per unit mass, then अब होना क्या है? then होना ये है बेटा, देखो P1V बट पर यूनिट मास हाफ mv1 का स्क्वायर बट पर यूनिट मास mgh1 बट पर यूनिट मास इज इक्वल्स टू P2V बट पर यूनिट मास हाफ m। बेटा बहुत सिंपल चीज है, बस हल्का सा लंबा है पूरा प्रोसेस, बट कहानी सिंपल ही है। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा? mgh2 पर यूनिट मास प्लस क्या हो जाएगा? mgh2, बट ये वाली कहानी भी चलने वाली है पर यूनिट मास। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं बेटा? अब जरा गौर करना, कहीं कहीं पे तो मास से मास कट ही रहा है बेटा। यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, ये तो निपट गया, ये वाला निपट गया, ये निपट गया और ये निपट गया। ठीक है, अब जो बचेगा जरा उस पर फोकस करना। देखो भैया, यहाँ पे P1 को तो बिल्कुल रहने दो भाई। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अपॉन मास क्या हो जाएगा? 1 अपॉन डेंसिटी प्लस ये कितना हो जाएगा? V1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस ये कितना हो जाएगा अपने पास? GH1 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बेटा? सुनना, P2। देखो भाई, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम अपॉन मास क्या हो जाएगा? 1 अपॉन डेंसिटी प्लस ये कितना हो जाएगा? V2 का स्क्वायर बाई 2, V2 का स्क्वायर बाई 2, और ये कितना आ जाएगा अपने पास? GH2, ये आ जाएगा GH2। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत तो आप लोग को नहीं लग रही होगी। अब जरा गौर करना, जितना भी यहाँ पे कितना आ गया? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, जो कि एंट्री सेक्शन पर है, वो बराबर है किसके? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास एट द एंट्री सेक्शन, एट द एग्जिट सेक्शन, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास एट द एग्जिट सेक्शन और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास एट द एग्जिट सेक्शन। ठीक है, तो बेटा जब वो पूरा एनर्जी का समेशन पर यूनिट मास बराबर आ गया तो आप इसी को तो बोलते हो देयरफॉर। आप सीधे इसको ये लिख दो, सीधे प्रेशर अपॉन ये आ गया डेंसिटी। ठीक है, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसी को कहा जाता है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। अच्छा, इसको मैं अपन फिर वहां पे लिख देते हैं आगे बढ़ा करके। तो ये आ गया अपने पास प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और फिर काइनेटिक एनर्जी, और फिर काइनेटिक एनर्जी, इन सबका समेशन पर यूनिट मास, इन सबका समेशन पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट। इन सबका समेशन पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट, इन सबका समेशन पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, क्या बोलते हो? आया पूरा फंडा क्लियर हो गया? पूरा फंडा क्लियर हो गया। तो ये था अपने पास बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज थ्योरम, पूरा प्रूफ के साथ बकायदा। ठीक है, तो आप लोग पहले यहां से स्क्रीनशॉट लेना इसका स्टार्ट करना।
वर्क डन ऑन द लिक्विड। पहले एक काम करो, यहां से लो इसका स्क्रीनशॉट फुल कंप्लीट डायग्राम से, ठीक है, यहां से इसका स्क्रीनशॉट चालू करो विथ डायग्राम। 3 2 1 रेडी गो डन, हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लो, वर्क डन ऑन द लिक्विड पर सेकेंड का हो गया, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम भी इसमें इंप्लीमेंट किया है, यूज करना। फिर जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया हो गया हो गया, आखिरी वाला पॉइंट क्लियर हो गया। और फिर फाइनली फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो डन, क्लियर 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 क्लियर, ठीक है। चलो, ये जो स्टेटमेंट यहां पे आपको नजर आ रहा है, ये जो इक्वेशन यहां पे आपको नजर आ रही है, अति महत्वपूर्ण इक्वेशन, ये वाली अति 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 महत्वपूर्ण, ठीक है। आप लोगों ने इसका भी स्क्रीनशॉट तो लेके रख ही लिया होगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। तो अब अपने पास ये पूरा बर्नौलीज थ्योरम हो चुका है विथ कंप्लीट प्रूफ। ये था प्रूफ, इसका प्रूफ कर दिया अपन लोगों ने। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब, वो बात तो बट ऑब्वियस थी, ठीक है। चलो अब उसके बाद क्या हो रहा है, फाइनल फॉर्मूला जो आया अपने पास, फाइनल फॉर्मूला हमारे पास ये आया था, ठीक है, चेक कर लो एक बार। P अपॉन रो प्लस जी एच प्लस हाफ वी स्क्वायर एंड दैट इज बेसिकली अ कांस्टेंट, ठीक है, दैट इज बेसिकली अ कांस्टेंट। तो P अपॉन रो प्लस वी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी एच दैट इज बेसिकली अ कांस्टेंट, वही इक्वेशन यहाँ पर भी लिखी हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, काट मत देना रे। ऊपर वाला P क्या है, प्रेशर है, और ये जो नीचे वाला है ना वो रो बना हुआ है, रो का मतलब क्या होता है, डेंसिटी होता है, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है The above formula meant that the sum of pressure energy, potential energy and kinetic energy per unit mass, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पर यूनिट मास में लिखा गया है, पर यूनिट मास is constant at all cross section in the streamline flow of an ideal liquid। और ideal liquid क्या होता है बेटा, ideal liquid एक ऐसा liquid होता है जो कि नॉन विस्कस होता है, और दूसरा पॉइंट ये कि इनकंप्रेसिबल होता है, ऐसे लिक्विड को आप ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, इसका मतलब डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। ये वाला इसका फंडा हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो अब एक सवाल आप लोग के सामने पूछ रहा हूं मैं, जरा मुझे बताना, रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर 0 से 2000 के बीच में है तो किस तरह का फ्लो है, अगर 0 से 2000 के बीच में है तो किस तरह का फ्लो है, अगर 3000 से बड़ी है तो किस तरह का फ्लो है, कमेंट सेक्शन में जाकर के आंसर कोट करके आओ अपना। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू आ रही है बिटवीन 2000 से 3000 के बीच में अगर आ रही है तो किस तरह का फ्लो है, ये चीज मुझे याद कैसे आई, स्ट्रीमलाइन फ्लो का शब्द देखते सही, ठीक है, ये था स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो का शब्द आया तो अपने को वाली बात याद आ गई कि भैया नेचर ऑफ फ्लो को डिटरमाइन करा था, नेचर ऑफ फ्लो को तरीके से जस्टिफाई किया था रेनॉल्ड्स नंबर ने भी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर आप लिख करके आ गए होंगे, तो जरा आप इसका आंसर यहां देख लीजिए। आप लोग जानते हैं अगर 0 से 2000 के बीच में है तो ऐसे फ्लो को कहा जाता है स्ट्रीमलाइन या फिर लैमिनर फ्लो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, इट्स एज सिंपल एज दैट। अगला क्या होता है बेटा, अगर 3000 के ऊपर चला गया है तो ये वाला फ्लो कहलाता है टर्बुलेंट फ्लो, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। लेकिन अगर 2000 से 3000 के बीच में है तो ये होता है अनस्टेबल, ठीक है, ये होता है बेटा अनस्टेबल फ्लो, क्योंकि यहां पे जो लिक्विड का नेचर है वो चेंज हो रहा होता है फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट, ठीक है, ये चेंज हो रहा होता है फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट, from streamline flow to turbulent flow, ये चेंज हो रहा होता है फ्रॉम स्ट्रीमलाइन फ्लो टू टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं रिगार्डिंग रेनॉल्ड्स नंबर। मेरे ख्याल से पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। तो समेशन ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास इज कांस्टेंट एट ऑल द क्रॉस सेक्शन इन द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड, दिस प्रूव्स बर्नौलीज थ्योरम। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो रे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं कहानी में। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। 3 2 1 रेडी गो एंड डन, हो गया हो गया हो गया हो गया बेटा, पूरा क्लियर है। चलो 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 चलो, ठीक है, ओके, डन डन डन, ठीक है। ये वाला पूरा फंडा अपने को पूरा क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं भैया। फाइनल एक्सप्रेशन जो हमारे पास आया था वो आया था P बाई रो प्लस जी एच प्लस वी स्क्वायर बाई 2 एंड दैट इज अ कांस्टेंट। अब यहां पे क्या करा गया है, इसी एक्सप्रेशन के लिए ऐसा कर दिया गया है कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दें ऑन द बोथ साइड्स, ठीक है, अगर हम इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दें ऑन बोथ साइड्स बाय अबव इक्वेशन बाय डेंसिटी, तो इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ जाएगा। अब जरा गौर करिएगा, ये अपने पास P बाई रो पहले से आ रहा था, हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी P बाई रो प्लस जी एच
P बाई रो प्लस जी एच प्लस वी स्क्वायर बाई टू, एंड दैट वॉज बेसिकली अ कांस्टेंट। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दैट वॉज बेसिकली अ कांस्टेंट। ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रो से, ठीक है, जैसे आप इसको रो से मल्टीप्लाई करोगे, रो से रो कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा पी। अगर आप इसको रो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एच रो जी। अगर आप इसको रो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हाफ रो इंटू वी का स्क्वायर, जहां पे वी वेलोसिटी है। अगर आप कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट ही है ना, बिकॉज यू आर डीलिंग विथ आइडियल लिक्विड। ठीक है, आप किससे डील कर रहे हो बेटा, यू आर डीलिंग विथ आइडियल लिक्विड। और आइडियल लिक्विड का बेसिक फंडा क्या होता है कि इनकंप्रेसिबल है, डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो मेरे भाई अगर कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी कैसा आएगा, स्वयं एक कांस्टेंट ही आएगा। इसका मतलब यहां पर कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, डेंसिटी इज अ कांस्टेंट। ठीक है, आइडियल लिक्विड की बात चल रही है, इनकंप्रेसिबल है, देयरफॉर डेंसिटी इज कांस्टेंट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का पूरा क्लियर है, सुपर क्लियर। तो अपने पास P प्लस एच रो जी प्लस हाफ रो इंटू वी का स्क्वायर, दैट इज अ कांस्टेंट। वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, P प्लस एच रो जी प्लस हाफ इंटू वी का स्क्वायर, दैट इज अ कांस्टेंट। आ गया समझ में? तो एक काम करो, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया हो गया हो गया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इफ वी डिवाइड द फाइनल एक्सप्रेशन बाई जी, अगर हम अपने फाइनल इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं बाई जी, तो सर फाइनल इक्वेशन आपके पास आई थी क्या, यह आया था P बाई रो प्लस जी एच प्लस हाफ वी स्क्वायर। ध्यान रखो ध्यान रखो ध्यान रखो, फाइनल एक्सप्रेशन कौन सा था, जहां पर समेशन ऑफ ऑल दी टाइप्स ऑफ एनर्जी को पर यूनिट मास के साथ लेके चला गया था। बिकॉज बर्नौलीज थ्योरम के अंदर भी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के अंदर भी पर यूनिट मास का जिक्र है। तो पर यूनिट मास करने के बाद जो भी आएगा दैट इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। उस पे आप फिर उसके बाद उस पे मॉडिफिकेशंस कर दो, वो अलग मसला है, बट जो फाइनल एक्सप्रेशन आया था वो ये आया था, P बाई रो प्लस जी एच प्लस हाफ वी स्क्वायर। क्या आया था बेटा, P बाई रो प्लस जी एच प्लस हाफ वी स्क्वायर, and that was basically a constant, and that was basically a constant. It's as simple as that. ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है कि सर अगर हम इस फाइनल एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दें बोथ साइड्स बाय जी, भाई कुछ भी करना हो, कोई तुमसे कुछ भी करवा ले, तुमको बस एक बात दिमाग में सेट होनी चाहिए कि जब हम लोगों ने टोटल एनर्जी का समेशन निकाला था पर यूनिट मास, तो वो इक्वेशन क्या आई थी। ठीक है, वो इक्वेशन सेट है। अब उसके बाद भाई साहब जो भी कंडीशन इंपोज करनी होगी उसी इक्वेशन पर इंपोज कर देना। फॉर एग्जांपल यहां का है कि भैया इस बार तो हमारा मन कर रहा है कि हम निकालेंगे पर यूनिट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आपने डिवाइड किया फाइनल एक्सप्रेशन को बोथ साइड्स बाय किससे बेटा, जी से डिवाइड करेंगे। तो क्या बन जाएगा, P बाई रो पहले से था, डिवाइड किया जी से तो P बाई रो जी बन गया, प्लस वहां पे GH पहले से था, डिवाइड किया जी से तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ H बचा, प्लस यहां पे क्या है, वी स्क्वायर बाई टू जी था, वी स्क्वायर बाई टू था, जब उसको डिवाइड करेंगे जी से तो क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर बाई टू जी। अब यार कांस्टेंट को अगर तुम डिवाइड करोगे जी से तो जी क्या होता है, स्वयं एक कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वैल्यू क्या होती है उसकी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अप्रोक्सीमेटली 10। अगर किसी को पता हो तो जरा बताते हुए चलना, ये तो अपना हो चुका। अगर किसी को पता हो तो जरा बताते हुए चलना कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन छोटा वाला जी एंड बड़ा वाला जी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा पहले, रिलेशन बिटवीन छोटा वाला जी एंड बड़ा वाला जी। बता दो तो मजा आ जाए, बहुत ही शानदार। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाओ और टाइम को मार्क कर दो कि सर आपने इस टाइम पे सवाल पूछा और ये रहा आपका आंसर। मेरे ख्याल से आप लोगों को आ गया होगा, कमेंट सेक्शन में दे दिया आंसर। चलो अब जरा वापस आ जाओ। तो बेटा ये रिलेशन होता है G इज इक्वल टू GM बाय आर का स्क्वायर। फिजिक्स है भैया, कनेक्टेड है, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ बातें जो है वो पुराने चैप्टर्स की तो आएंगी। छोटा वाला जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और बड़े वाले जी का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चमका, समझला, तोला, क्या बोलते हो भाई, पूरा क्लियर है, पूरा क्लियर है, पूरा क्लियर है। ठीक है, चलो अब यहां पे क्या आ चुका है, अगर हम इसको निकालते हैं ना पर यूनिट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सप्रेशन जो है वो मॉडिफाई होकर के ऐसा बन जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो P अपॉन रो जी प्लस H प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा नामकरण करा गया है, उस पर आपका ध्यान मैं जरा सा आकर्षित करना चाहूंगा। तो वो क्या है बेटा, P अपॉन रोजी जो है, P अपॉन रोजी जो है इसको बोलते हैं प्रेशर हेड।
P अपॉन रोजी जो है इसको अपन बोलते हैं प्रेशर हेड। अब यहाँ पे ना एक बहुत ही शानदार सा मसला आ रहा है दिमाग में, ठीक है सर एक काम करिए, P अपॉन रोजी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, जरा एक बार वो निकाल के देख लीजिए। ठीक है, सवाल क्या दिया मैंने बेटा आप लोगों को, P अपॉन रोजी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, जरा वो निकाल के बताओ। तो एक काम करो, वीडियो को रोक देना, उसके बाद सॉल्व कर लो फट से। P अपॉन रोजी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया होगा, उसके बाद जो निकला होगा कमेंट सेक्शन में जाना, टाइम स्टैम्प को मार्क करके लिख देना कि सर ये अपना आंसर है। उसके बाद फिर उसको मैं तो सॉल्व करने ही वाला हूं। चलो आ जाओ, कर दिया वो वाला काम। अब जरा आ जाओ बेटा, चेक कर लेते हैं P अपॉन रोजी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। निकालना तो है P अपॉन रोजी। अच्छा, आप सब लोग जानते हैं कि P स्वयं होता है H रोजी। ठीक है, क्या तुमने क्या पहले प्रेशर का निकाला, फिर डेंसिटी का निकाला, फिर जी का भरा, ऐसा करा क्या भाई? नहीं, P स्वयं क्या होता है H रोजी, और नीचे क्या आ रहा है रोजी। तो यहां से रोजी जो है वो कट जाएगा, और जब रोजी से रोजी कट गया तो क्या बचेगा, सिर्फ H बचेगा। और जब सिर्फ H बचा तो m0 L की पावर 1 और T की पावर क्या आ जाएगी 0। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो इसका मतलब प्रेशर P अपॉन रो जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ लेंथ के बराबर। किसके बराबर? लेंथ के बराबर। ठीक है, अच्छा मैं इस पे क्यों आपका ध्यान लेके गया बेटा, बिकॉज यहाँ पे एक सवाल के अंदर मतलब स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि जो P अपॉन रो जी है ना, उसका नाम रखा हुआ है प्रेशर हेड। ठीक है, इसका नाम क्या रखा हुआ है, प्रेशर हेड। कोई नहीं, पूरा क्लियर करेंगे अभी। ठीक है, जहां पे H इज कॉल्ड एज द ग्रेविटेशनल हेड, एच को नाम दिया गया है ग्रेविटेशनल हेड, नाम दिया है। ठीक है, और जो v²/2g है ना, इस v²/2g को कहा जाता है वेलोसिटी हेड। ठीक है, तो अब देखो यार, h का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वो तो l के बराबर ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक नया टर्म आ रहा है v²/2g। ठीक है, अब इस v²/2g का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, जरा ये निकालना है आपको। ठीक है, नाउ v²/2g, v²/2g का आपको निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं छोटी सी आपकी जरा हेल्प कर दूं। आप लोगों ने अगर थर्ड इक्वेशन कभी सुनी हो, जो कि ऑब्वियसली सुनी होगी, तो 2as = v² - u²। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि भैया इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई है और एक्सेलरेशन जो भी होगा वो ड्यू टू ग्रेविटी होगा, तो इन दो चीजों को पुट करेंगे तो 2a की जगह पे g और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे तो s रहने दो, v² माइनस u तो निपट चुका है, u तो गया निपट। ठीक है, तो s क्या बचेगा बेटा, ये बचेगा v²/2g। तो आपको v²/2g का ही डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए था। ठीक है, आपको v²/2g का ही डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए था। अब जरा एक छोटी सी बात पे आप गौर फरमाइएगा, ये जो v²/2g है ना, ये स्वयं किसके बराबर आ रहा है, ये तो आ रहा है s के बराबर, और s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अगर s होता है डिस्प्लेसमेंट, तो आपका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा बेटा, वो क्या आ जाएगा, m तो कुछ नहीं आ रहा है इसके अंदर, m0, उसके बाद इसके अंदर क्या आ रहा है, सिर्फ लेंथ आ रहा है l। ठीक है, और उसके बाद t0 तो आ ही रहा है, तो लेंथ आ रहा है l और t0 तो आ ही रहा है। तो इसका मतलब यहां पर भी जो v²/2g है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लेंथ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था अपने पास प्रेशर हेड। ठीक है, ये जो लिखा है ना यहाँ पे, ये जो पूरा लिखा हुआ है P अपॉन रो जी, इसे कहा जाता है प्रेशर हेड, इसे कहा जाता है बेटा प्रेशर हेड। और यहां पे ये जो लिखा है अपने पास, ठीक है, v²/2g, इसे कहा जाता है फिर बाद में बेटा वेलोसिटी हेड। ठीक है, ये जो v²/2g लिखा हुआ है, इसे कहेंगे अपन वेलोसिटी हेड। इसको हम बोलते हैं बेटा वेलोसिटी हेड। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का शॉर्ट है। ठीक है, चलो, तो यहां पर ना v²/2g is called as the velocity head। अब उसके बाद क्या है, all the three quantities have the dimensions of distance। ठीक है, हर क्वांटिटी का जो यहाँ पे जो तीनों क्वांटिटी है, प्रेशर हेड का, उसके बाद ग्रेविटेशनल हेड का, उसके बाद वेलोसिटी हेड का, तीनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है ना बेटा, वो आ रहा है लेंथ के बराबर, डिस्टेंस के बराबर, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका, हेड, हेंस द नेम हेड। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। ठीक है, मेरे ख्याल से पूरा फंडा आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो एक काम करो, पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं बेटा। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया। प्रेशर हेड,
उसके बाद ग्रेविटेशनल हेड और वेलोसिटी हेड। पूरा क्लियर हो चुका है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है बेटा, इन द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड। स्ट्रीमलाइन फ्लो आप जानते हैं क्या होता है कि एक पॉइंट से पास होने वाले हर पार्टिकल की, हर लिक्विड पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी ना वो एग्जैक्टली सेम होती है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ लो, वहां से पास होने वाले लिक्विड पार्टिकल्स की वेलोसिटी जो है वो बाकायदा से सेम होने वाली है, तब जाकर के वो फ्लो कहलाता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, अब क्या लिखा है, in the streamline flow of an ideal liquid, the sum of pressure head, gravitational head and velocity head at every cross section of the liquid is constant। ठीक है, जरा गौर करें, प्रेशर हेड, ग्रेविटेशनल हेड और वेलोसिटी हेड। ठीक है, इन सब का जब इसको मैं जी से डिवाइड करूंगा, जरा यहां पे गौर करना, जब इसको अपन ने जी से डिवाइड करा, जब इसको मैंने जी से डिवाइड करा और जब इसको मैंने जी से डिवाइड करा, ठीक है, तो भैया यहां पर भी डिवाइड होगा जी से, तो वो भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा ना। वो भी कैसा रहेगा बेटा, कांस्टेंट ही रहेगा ना। तो इसका मतलब क्या है, प्रेशर हेड, ग्रेविटेशनल हेड और वेलोसिटी हेड, ठीक है, इन तीनों का समेशन जो है वो बाकायदा से हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, प्रेशर हेड, प्रेशर हेड, ग्रेविटेशनल हेड और वेलोसिटी हेड, इन तीनों का समेशन जो है वो बाकायदा से हो जाना है कांस्टेंट। ठीक है, तो एक तरीका, एक अंदाज बर्नौलीज थ्योरम का ये भी आपके सामने रहा। ठीक है, तो एक काम करो बेटा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर अपन कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं। चलिए ठीक है, बहुत शानदार, फिर आप लोगों ने इस चीज को नोट कर लिया होगा। अब जरा कहानी में आगे बढ़ते हैं बेटा। तो प्रेशर एनर्जी, ग्रेविटेशनल, प्रेशर हेड, ग्रेविटेशनल हेड और वेलोसिटी हेड, इन तीनों का जो समेशन होगा दैट इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट। इट्स एज सिंपल एज दैट। चलो भैया, अब जरा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लिमिटेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम पे आ गए। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है वो हम लोगों ने बेहतरीन तरह से देख लिया, टोटल समेशन ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। बट याद रखना कि पर यूनिट मास, ठीक है, इट रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात अपने को नहीं होती। ठीक है, अब उसके बाद फिर अपन लोगों ने क्या चीज देख ली थी कि अब वहां पे ना पर यूनिट मास तो निकाल दिया, फिर पर यूनिट डेंसिटी भी निकाला। उसके बाद प्रेशर हेड क्या होता है, ग्रेविटेशनल हेड क्या होता है और वेलोसिटी क्या हेड होता है, इन सब के बारे में बात कर ली थी। सबसे ज्यादा जो आप लोग को न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे ना बेटा, वो दिखेंगे आप लोग को वेलोसिटी हेड के ऊपर। किसके ऊपर बेटा, वेलोसिटी हेड के ऊपर। v²/2g डायमेंशनल फॉर्मूला इसका किसके बराबर होता है बेटा, लेंथ के बराबर होता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो क्लियर है पूरा फंडा, पक्का शॉर्ट है। ठीक है, अब आता है लिमिटेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, पहला लिमिटेशन क्या है, व्हाइल डिराइविंग द बर्नौलीज इक्वेशन इट इज अज्यूम्ड दैट द वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल ऑफ लिक्विड अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब इज यूनिफॉर्म। हम लोगों ने तो यही मान के रखा था कि हर क्रॉस सेक्शन पे, इसका मतलब ये नहीं है कि, मतलब ऐसा है कि हर क्रॉस सेक्शन जो होता है ना बेटा, हर क्रॉस सेक्शन, जैसे मान लिया अब ये ट्यूब है तेरे पास, ये मान ले ट्यूब है तेरे पास, ठीक है, एंट्री वाला क्रॉस सेक्शन, एग्जिट वाला क्रॉस सेक्शन, उसके बाद बीच में आ जाएगा एक क्रॉस सेक्शन, ये बीच में एक और आ जाएगा ये वाला क्रॉस सेक्शन। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो हर क्रॉस सेक्शन पर जो वेलोसिटी है ना वो बाकायदा से अपन ने मान के रखी है कांस्टेंट। ठीक है, तो इज यूनिफॉर्म। प्रैक्टिकली इट इज नॉट करेक्ट, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। इनफैक्ट द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड इन द इनर मोस्ट दैट इज सेंट्रल लेयर हैव मैक्सिमम वेलोसिटी एंड दोज ऑन द लेयर इन कॉन्टैक्ट विद द ट्यूब विल हैव द लीस्ट वेलोसिटी। अब सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा कब देखा गया, क्या इसकी हमने बात इससे पहले भी करके रखी हुई थी? तो जी हाँ, इसकी बातचीत इससे पहले भी एक बार हो चुकी है। अब सर वो कहां हुई थी, तो जरा आपको बताया जाए बेटा, याद दिलाया जाए। एक पॉइजलीज फॉर्मूला नामक चीज आई थी। ठीक है, पॉइजलीज फॉर्मूला को डिराइव करने के टाइम पे मैंने ऐसा ही शानदार सा खूबसूरत सा ट्यूब बनाया था, आया कुछ याद? एक शानदार सा ट्यूब बनाया था अपन ने यहां पे भी। अब देख क्या होता है बेटा, यहां जब लिक्विड फ्लो करेगा ना, यहां जब लिक्विड फ्लो करेगा तो जरा गौर फरमाना, ठीक है, अब ऐसे लिक्विड तो फ्लो कर रहा है,
जाने दो जाने दो जाने दो, ठीक है। ऐसे लिक्विड अपना बाकायदा से फ्लो कर रहा था। अब जरा गौर करना क्या होता है, ये फ्लो ऑफ लिक्विड है, ठीक है। ऐसा एकदम पूरा कंटिन्यूस थोड़ी फ्लो है भाई, वो दिखाना पड़ेगा कलाकारी करके, ठीक है। तो ये अपने पास लिक्विड बाकायदा से फ्लो कर रहा है। ठीक है भाई साहब, हो गया। अब देख क्या होता है, जो सेंट्रल लेयर है, ठीक है, सेंट्रल लेयर बोले तो ये वाली लेयर, सेंट्रल लेयर बोले तो ये वाली लेयर, यहाँ पर जो लिक्विड की वेलोसिटी है ना, ये होगी मैक्सिमम वेलोसिटी, ये होगा भैया मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, ये होगा मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ये ऊपर वाला लेयर हो गया, ठीक है, इसकी और इसकी जो वेलोसिटी होती है ना, ये होती है मिनिमम वेलोसिटी। बिकॉज क्यों, बिकॉज वो ट्यूब के मटेरियल के साथ आ रहे हैं ना, वो ट्यूब के मटेरियल के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो जब वो ट्यूब के मटेरियल के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो फ्रिक्शन के कारण उसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है, लिक्विड की वेलोसिटी कम हो जाती है। तो मिनिमम वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, और यहां पर भी आ जाएगा अपने पास मिनिमम, यहां पर भी आ जाएगा अपने पास मिनिमम वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, यहां पर भी अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। तो सेंट्रल लेयर की होती है मैक्सिमम वेलोसिटी, इसी बात का वहां पर भी जिक्र किया गया, दिस इज द सेंट्रल लेयर, दिस इज द सेंट्रल लेयर। तो सेंट्रल लेयर पर वेलोसिटी होती है मैक्सिमम। अब हम इसको कैसे प्लॉट करेंगे तो जरा गौर फरमाइए, एरोज लाए जाएं, एरोज। इसकी वेलोसिटी बहुत तगड़ी, यहां पर वेलोसिटी थोड़ी कम, थोड़ी ज़्यादा, थोड़ी और ज़्यादा, थोड़ी सी और ज़्यादा, ठीक है। फिर यहाँ पर वेलोसिटीज़ ना धीरे धीरे जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटीज़ धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएंगी, और सबसे नीचे वाले लेयर की जो वेलोसिटी होगी वो सबसे ज़्यादा कम होती है, ठीक है, बिकॉज दैट इज इन कॉन्टैक्ट प्रैक्टिकली विद द ट्यूब का मटेरियल, ठीक है। तो ऐसे इस तरह से पूरा फ्लो होगा, आगे भी ऐसे ही फ्लो होगा शानदार सा, आगे भी फिर ऐसे ही फ्लो होगा शानदार सा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात आप लोग के लिए नहीं है, क्लियर है पूरा फंडा, क्लियर है पूरा फंडा। तो इसी चीज़ को वहाँ पे लिखा गया था। अब एक काम करो बेटा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट हो गया, 3 2 1 रेडी गो एंड डन, हो गया हो गया हो गया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो ये जो अपने पास ट्यूब बन रहा था, यहाँ पे क्या बात पल्ले पड़ेगी, अगर सेंट्रल लेयर की बात की जाए तो सेंट्रल लेयर के जो लिक्विड पार्टिकल्स है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और अगर आप लिक्विड पार्टिकल्स ऊपर वाले ले रहे हो, ठीक है, जो कि ट्यूब के मटेरियल के पास जा रहे हैं, जो कि ट्यूब के मटेरियल के पास जा रहे हैं, तो वहां पर जो लिक्विड की वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी कम। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, यहां तक पूरा मौसम जो अपना वो क्लियर था, ठीक है। तो यहां पे वही लिखा हुआ है कि अगर आप लिक्विड लेयर के, अगर आप एकदम सेंट्रल लेयर के लिक्विड पार्टिकल्स की बात करेंगे तो वहां पर वेलोसिटी होगी मैक्सिमम, हैव मैक्सिमम वेलोसिटी, एंड दोज ऑन द लेयर इन कांटेक्ट विद द ट्यूब विल हैव मिनिमम वेलोसिटी। वी शुड टेक द मीन वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। देयरफॉर हमको मीन वेलोसिटी लेनी होती है। अगर इतना वेरिएशन आता है वेलोसिटीज में तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, मीन वेलोसिटी लेके चलना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। द विस्कस ड्रैग ऑफ द लिक्विड विच कम्स इनटू प्ले व्हेन द लिक्विड इज इन मोशन हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट। बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज थ्योरम को देखने के टाइम पे हमने इस बात पे जरा सा भी गौर नहीं करा, हमने इस बात पे जरा सा भी गौर नहीं करा कि विस्कस ड्रैग कितना है, ठीक है। अब विस्कस ड्रैग क्या होता है तो जरा इस बारे में ध्यान दीजिएगा। विस्कस ड्रैग का मतलब होता है लिक्विड फ्रिक्शन। विस्कस ड्रैग का मतलब क्या होता है, विस्कस ड्रैग मींस द फोर्स ऑफ लिक्विड फ्रिक्शन, ठीक है। विस्कस ड्रैग मींस द फोर्स ऑफ लिक्विड फ्रिक्शन, ठीक है। अब बेटा ये लिक्विड फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो बेटा जल्दी जाइए। अब आपके सामने दो सवाल है, ठीक है। आपके सामने दो सवाल कौन से, पहले तो किस लॉ ने दिया था,
और दूसरा क्या फॉर्मूला दिया था। ठीक है, पहले तो किस लॉ ने विस्कस ड्रैग का फॉर्मूला दिया है, और दूसरा सवाल ये कि विस्कस ड्रैग का फॉर्मूला होता क्या है। तो अब मैं गए कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दिया, चलो अब आ जाओ वापस। ठीक है, तो विस्कस ड्रैग का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 6 पाई ईटा आर वी। क्या बोलते हो, यही लिख करके आए थे क्या, यही लिख करके आए थे क्या। तो ये होता है फॉर्मूला फॉर विस्कस ड्रैग, लिक्विड फ्रिक्शन। भैया फोर्स है तो यूनिट क्या होगी, ऑब्वियसली न्यूटन होगी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि सर ये जो फॉर्मूला है वो दिया किसने था, कौन से लॉ में आया था। इसका भी आप लोग आंसर लिख करके आ गए होंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। अब जरा देख लीजिए, स्टोक्स लॉ, यही लिख करके आए हो ना। तो स्टोक्स लॉ ने दिया था विस्कस ड्रैग का फॉर्मूला। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई मसला, कोई दुख दर्द तकलीफ परेशानी तो नहीं। ठीक है, ये वाला पूरा फंडा सुपर क्लियर हो चुका है। चलो बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार। ठीक है, तो विस्कस ड्रैग की तो बातचीत करी ही नहीं गई बर्नौलीज थ्योरम के अनुसार। बर्नौलीज थ्योरम को डिराइव करने के टाइम पे हम लोगों ने तो इस बारे में बातचीत ही नहीं करी है कि भैया विस्कस ड्रैग क्या होता है। सो वो हमारा अजम्पशन था कि नॉन विस्कस लिक्विड है। ठीक है, बट अगर आप प्रैक्टिकली चेक करें तो ये वाला पॉइंट बहुत जबरदस्त है कि आपको विस्कस ड्रैग को काउंट में लेके चलना चाहिए था। ठीक है, अभी अपने पास लिमिटेशन थे अभी के लिए। इसका स्क्रीनशॉट लो, हो गया 3 2 1 रेडी गो डन। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगले लिमिटेशन जरा देख लिए जाए। तो वाइल डिराइविंग द अबव इक्वेशन मतलब वो बर्नौलीज थ्योरम वाली इक्वेशन। ठीक है, इट इज अज्यूम्ड दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन लिक्विड इज इन मोशन। भाई जब भी लिक्विड मोशन में होगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ लॉस ऑफ एनर्जी, लेकिन हमने उस लॉस ऑफ एनर्जी को अकाउंट में नहीं लेके चल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाइल डिराइविंग द अबव इक्वेशन इट इज अज्यूम्ड दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। ऐसा अज्यूम कर लिया अपन ने कि कोई लॉस ऑफ एनर्जी है ही नहीं जब लिक्विड मोशन में है। तो ठीक है, इनफैक्ट सम काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। भाई असलियत में क्या होता है कि जब लिक्विड मोशन में होगा ना तो कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि लूज आउट हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। चलो ठीक है, इफ द लिक्विड इज फ्लोइंग अलोंग अ कर्व्ड पाथ। ठीक है, अगला क्या है, अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है अलोंग द कर्व्ड पाथ, इफ द लिक्विड इज फ्लोइंग अलोंग अ कर्व्ड पाथ, तो होता क्या है, द एनर्जी ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड। एनर्जी ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड। लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसका हमने जिक्र किया ही नहीं है। अब जरा मैं आपको एक हल्का सा फंडा सिखा दूं उसका कि एग्जैक्टली क्या होता है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसा मान लीजिए फॉर इंस्टेंस, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। कभी कभी क्या होता है कि भाई आप लोग को पूरी बात पल्ले पड़ी होगी, लेकिन अचानक से आ गया ये एक टर्म सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अरे सर ये क्या होता है, फिर लोग सोचते हैं कि यार पूरा तो पढ़ लिया लेकिन एक पॉइंट पल्ले नहीं पड़ा, तो क्या हमने अधूरी पढ़ाई करी है। भाई ऐसा नहीं होता है, कभी कभी कुछ चीज़ें रह जाती हैं। ठीक है, टेंशन मत लो, अगर रह गया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आया हूँ सब बता के जाऊँगा। ठीक है, देखो भाई एक सर्कुलर पाथ अपन ने ले लिया, हमने अपने हिसाब से एक सर्कुलर पाथ जो है ना वो ले लिया है। अब क्या करने वाले अपन, जैसे मान ले फॉर इंस्टेंस हुआ ये है कि सेंटर से ना एक रस्सी है मेरे हाथ में, मान ले। ठीक है, एक रस्सी है और उस रस्सी के कोने पे बंधा हुआ है एक सर्कुलर सा आइटम। ठीक है, इस रस्सी के कोने पे यहाँ पे बंधा हुआ है एक सर्कुलर सा आइटम। बहुत शानदार। ठीक है, ये बंधा हुआ है एक सर्कुलर सा आइटम। अब होता है क्या है ना बेटा, जब अपन घुमा रहे हैं इस रस्सी को, ऐसे, ठीक है, मान ले फॉर एग्जांपल क्या है, एक रस्सी है मेरे हाथ में, ठीक है, और ये एक पत्थर है। अब मैं इसको घुमाए जा रहा हूँ, तो जब इस चीज का टॉप व्यू लिया जाएगा तो आपको क्या समझ में आएगा, आपको क्या दिखाई देगा, आपको ये चीज दिखाई देगी। ठीक है, अब देख होता क्या है, जैसे मान ले ये सेंटर है। अब देख क्या होता है, इस पत्थर की ना एक टेंजेंशियल वेलोसिटी हमेशा ही रहेगी। इस पत्थर, अगर मान लीजिए पत्थर यहाँ टूट गया तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी रहेगी इस तरफ। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। ठीक है, इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी रहेगी वो रहेगी इस तरफ। इसको अपन करते हैं इससे, टेंजेंशियल वेलोसिटी रहेगी इसकी, टेंजेंशियल वेलोसिटी रहेगी इस तरफ। ठीक है, इसका मास कितना है, m के बराबर। ठीक है, तो पत्थर का मास मान लेते हैं अपन m के बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं। पत्थर का मास अपन ले लेते हैं बेटा किसके बराबर, m के बराबर। और सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो रेडियस अपन ले लेते हैं r के बराबर। चलेगा, जब आप घुमा रहे हो ना इस पत्थर को तो क्या होने वाला है, इस पत्थर पे एक फोर्स काम करेगा टुवर्ड्स द सेंटर, इस पत्थर पे एक फोर्स काम करेगा टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है बेटा, इस पत्थर पर एक फोर्स काम करेगा यहाँ पे ऐसे टुवर्ड्स द सेंटर।
और इस फोर्स को क्या नाम दिया जाता है, ये फोर्स क्या कहलाता है, ये फोर्स कहलाता है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स काम कर रहा है ना उसको अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जरा इसको लिख दिया जाए, F सबस्क्रिप्ट C, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो फोर्स सेंटर से दूर काम करेगा उसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो F सबस्क्रिप्ट C का मतलब होता है यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स। F सबस्क्रिप्ट C का मतलब यहाँ पे होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट, इसको अपन बोलते हैं बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जरा गौर करिएगा बेटा, जब आपसे कोई बात करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, किसके बारे में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि सेंटर की तरफ है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि सेंटर से दूर काम करेगा। ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये हो गया टुवर्ड्स द सेंटर, ये सेंटर सीकिंग फोर्स होता है बेटा। ये क्या होता है, ये होता है सेंटर सीकिंग फोर्स, ये होता है बेटा सेंटर सीकिंग फोर्स। दैट इज, इसका मतलब ये होता है कि फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, दैट इज फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज फोर्स एक्टिंग, दैट इज फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सेंट्रीपिटल फोर्स था। अगला आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अगला क्या आएगा बेटा, अगला आएगा अपने पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सेंटर से अवे है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना, ये एक ऐसा फोर्स है विच इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है ना, इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में लिख देते हैं अपन कि इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। इसे अपन कहते हैं बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला भी क्या होगा बेटा, मान लिया अगर F सेंट्रीफ्यूगल है, मान लिया अगर F सेंट्रीफ्यूगल है, तो इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा बेटा, mv²/r। बट इतनी सी बात है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा ना, इट विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो चलिए बेटा इसको भी जरा लिख लिया जाए। ये लिमिटेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो काम करेगा, बट हमने उसे कंसिडर नहीं करके रखा हुआ है एज फार एज हम बर्नौलीज थ्योरम से कंसर्न थे। तो ठीक है, उसे हमने कंसिडर किया ही नहीं था। तो आप एक काम करें, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं बेटा। जल्दी करना, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया हो गया हो गया हो गया, पूरा फंडा क्लियर हो गया। चलो बहुत बढ़िया। तो ये इसका बेसिक लिमिटेशन था। उसके बाद क्या है, बर्नौलीज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ये वाला तो अपना हो चुका है कर्व्ड पाथ में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला। ओके, बर्नौलीज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अ टर्बुलेंट फ्लो ऑफ लिक्विड। अब वो तो क्या उसका लिमिटेशन, खैर वो तो डेफिनेशन में इस बात को लिख दिया गया था कि यार स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड और आइडियल लिक्विड के लिए ही वैलिड है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो अगर होगा तो नहीं हो पाएगा, ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अब अगले वाले क्वेश्चन पे जरा कूद जाया जाए। तो एट व्हाट स्पीड विल द वेलोसिटी हेड ऑफ स्ट्रीम ऑफ वाटर बी 50 सेंटीमीटर। भाई 50 सेंटीमीटर का मतलब क्या, पहली बात तो भैया सारी बातें आप करा करिए SI यूनिट के टर्म्स में। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर मतलब डिस्प्लेसमेंट, ये जो भी है ना उसको कन्वर्ट तो करना पड़ेगा अपने को मीटर्स में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 मीटर्स। अब आपसे पूछा हुआ है कि एट व्हाट स्पीड विल द वेलोसिटी हेड बी 50 सेंटीमीटर। वेलोसिटी हेड जो होगा, अच्छा ये वेलोसिटी हेड गिवन है, अच्छा, तो ये 0.5 जो है ना, ये स्वयं गिवन है आपको वेलोसिटी हेड, ये आपको स्वयं गिवन है वेलोसिटी हेड। तो एट व्हाट स्पीड, अब आपसे पूछा है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी, आपसे पूछा है व्हाट इज गोइंग टू बी द स्पीड या वेलोसिटी। भाई जल्दी ट्राई करो, सेल्फ ट्रायल आया क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो ठीक है, जैसे हो जाए कमेंट सेक्शन में जाओ, आंसर लिख दो कि सर जी इस टाइम पे ये रहा आपका आंसर। ठीक है, समझ जाऊंगा मैं। जल्दी एक बार सेल्फ ट्राई करो बेटा, जल्दी करना। चलिए फिर, बहुत शानदार। अब इस सवाल को आप लोगों ने ट्राई तो कर ही लिया होगा। अब क्या आपका आंसर आया वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलिएगा, तब तक जरा इसको मैं सॉल्व करूं।
देखो भाई साहब क्या गिवन है यहाँ पे, गिवन है कि वेलोसिटी हेड है यहाँ पे 0.5 मीटर्स, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि वेलोसिटी हेड का फॉर्मूला क्या होता है, आप सब लोग जानते हैं कि वेलोसिटी हेड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है v²/2g। वेलोसिटी हेड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है v²/2g, ठीक है। अब वेलोसिटी हेड अपना कितना आ चुका था, 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5, तो ये हो जाएगा v²/2g मतलब क्या हो जाएगा 0.5 के बराबर। अब आपको निकालना होगा यहाँ पे व्हाट इज द वेलोसिटी एट व्हाट स्पीड, मतलब वेलोसिटी पूछी हुई है, तो v² क्या हो जाएगा, v² हो जाएगा 2g इंटू 0.5, ठीक है। अब जरा गौर करना है 2 और g की वैल्यू क्या लेके चलना है, देखो 2g इंटू 0.5 तो हो ही चुका है। अब जरा गौर करो 2, उसके बाद g की वैल्यू क्या है 10, उसके बाद क्या है बेटा 0.5, तो 20 का 0.5 से मल्टीप्लिकेशन करोगे मतलब 20 का आधा करोगे, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, तो v² क्या हो जाएगा 10। नाउ जब v निकालोगे तो v क्या हो जाएगा √10, और जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3.162 मीटर पर सेकेंड के अप्रोक्स बराबर, ठीक है। तो आया पूरा फंडा समझ में बेटा, बड़े इत्मीनान से आपको डिलीवर करा गया है बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हर एक पॉइंट को बहुत बेहतरीन से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ये रहा अपना एक छोटा सा न्यूमेरिकल, तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले तो। 3 2 1 रेडी गो डन, 3.162 मीटर पर सेकेंड, ओके डन डन डन, चलिए ठीक है। दिस वॉज अबाउट वेलोसिटी हेड, ठीक है, एंड बर्नौलीज थ्योरम। तो मेरे ख्याल से पूरा फंडा जो है आप लोग को सुपर क्लियर हो चुका होगा, कोई परेशानी आप लोग को नहीं आ रही होगी। इस थ्योरम का मैंने हर एक पॉइंट जो है ना वो सुपर एक्सप्लेन करा है, एक से एक थ्योरम अगर इस डेरिवेशन के अंदर यूज हुई थी तो मैंने उसको भी पहले एक बार एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद फिर अप्लाई करवाया। जैसे फॉर एग्जांपल वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम का पहले मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, उसके बाद फिर मैंने अप्लाई करा कि कैसे बर्नौलीज थ्योरम को डिराइव करने के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम काम कर लेती है, ठीक है। आया पूरा फंडा समझ। तो भाई साहब इतनी रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी आपने पढ़ा है ना उसको तरीके से नोट करके एक बार रिवाइज कर लेना, रिवाइज नहीं करोगे तो ये कंटेंट फिर हाथ से फिसल जाएगा। आया पूरा समझ में, ठीक है। तो पूरी उम्मीद है मुझे कि आप रिवाइज कर लेंगे। तो अब इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है आप लोगों को सीबीएसई इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, उसके बाद स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड की भी क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।